नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे फेमस क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और यह 7 क्वेश्चन है और सातों का हम अच्छे से व्याख्या भी करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, फ्यूडल सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन था। अगर हम देखें, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मार्क ब्लोच। मार्क ब्लोच फ्यूडल सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक था। मार्क ब्लोच का जन्म 1886 ईस्वी में लियोन्स में हुआ था। वह 1936 ईस्वी में सोरबोन में आर्थिक इतिहास के अध्यक्ष के रूप में बुलाए जाने से पहले स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में मध्यकालीन इतिहास के प्रोफेसर थे। कौन? मार्क ब्लोच। पहले क्या थे वो? स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। 1936 के में सोरबोन में आर्थिक इतिहास के अध्यक्ष के पहले क्या थे? प्रोफेसर थे। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सक्रिय सेवा के लिए स्वेच्छा से भाग लिया था। अगर हम देखें, 1940 ईस्वी में फ्रांस के पतन के बाद वह दक्षिण में चले गए, जहां उन्होंने कलरमॉट फेरेंड और मॉन्टपेलियर विश्वविद्यालय में पढ़ाया। अगर हम देखें, जब फ्रांस का पतन के बाद वह दक्षिण चले गए, जहां उन्होंने कलरमॉट फेरेंड और मॉन्टपेलियर विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया, मार्क ब्लोच ने। तो फ्यूडल सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका लेखक था मार्क ब्लोच। अगर हम देखें, आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो यूरोपीय सामंतवाद में बहुसंख्यक थे, क्या थे? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अधीन कृषक। अगर हम देखें, सामंतवाद मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी। इन सामंतों की कई श्रेणियां थी, जिनमें शीर्ष स्थान में राजा होता था, उसके नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे, सबसे नीचे स्तर में किसान या दास होते थे। राम शरण शर्मा के अनुसार सामंतवाद उनका राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा भूमि अनुदानों के आधार पर गठित था, और उसी ढांचा कृषि दासत्व प्रथा के आधार पर था। यूरोपीय सामंतवाद में जिन्हें जमीनें दी जाती थी और जो सामंती कहलाते थे। सामंतों का कर्तव्य राजा के लिए सैनिक एकत्रित करना था। अगर हम देखें, यूरोपीय सामंतवाद में किसानों को जमींदारों या उन व्यक्तियों के लिए काम करना पड़ता था जिन्हें जमीनें दी जाती थी। अगर हम देखें, यूरोपीय सामंतवाद में बहुसंख्यक क्या थे? अधीन कृषक थे, क्योंकि उनकी बहुत सारी श्रेणियां थी और उनके बहुत सारे संख्या भी थे, इसलिए सामंतवाद मध्ययुगीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी। इन सामंतों की कई श्रेणियां थी, जिनमें शीर्ष स्थान किसका होता था? राजा का होता था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो किसका होता था? राजा का होता था, और उसके नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे। सबसे निम्न स्तर में किसान या दास होते थे। राम शरण शर्मा के अनुसार सामंतवाद उनका राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा के आधार पर यूरोपीय सामंतवाद में किसानों को जमींदारी या उन व्यक्तियों के लिए काम करना पड़ता था जिन्हें जमीनें दी जाती थी। क्या दी जाती थी? जमीनें दी जाती थी और उन्हें कार्य करना पड़ता था, जो सामंती प्रथा कहलाता था। सामंतों का कर्तव्य राजा के लिए सैनिक एकत्रित करना था, जो सामंतों क्या कार्य था? राजा के लिए सैनिक एकत्रित करना था। अगर हम देखें, हिटलर कैसे सत्ता में आया, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं: विद्रोह से, षड्यंत्र द्वारा, युद्ध विजय के परिणाम स्वरूप, या फिर चुनाव से। अगर हम देखें, हिटलर कैसे आया? चुनाव से आया। अगर हम देखें, 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में जन्मे एडोल्फ हिटलर ने अपने जीवन के प्रथम 27 वर्ष बड़ी ही विपन्नता में बिताए। इन वर्षों में वियना और म्यूनिख में घूमते हुए उसने राजनीति में अपनी अभिरुचि बढ़ाई और कम्युनिस्टों तथा यहूदियों के प्रति तीव्र एवं युग्र घृणा से भर गया। अगर हम देखें, वह एकदम विरोधी स्वरूप में आया और यहूदियों को दमन भी कर दिया था। कौन? हिटलर। अगर हम देखें, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने पर वह जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद 5 वर्षों में उन्होंने म्यूनिख में एक अर्थहीन राजनीतिक जीवन बिताया। वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गया और 1920 ईस्वी में जर्मन वर्कर्स पार्टी ने अपना नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा और म्यूनिख में अपना मुख्यालय स्थापित किया। धीरे धीरे निश्चित रूप से हिटलर इसका नेता बन गया। अगर हम देखें, एडोल्फ हिटलर बहुत ही खतरनाक व्यक्ति माना जाता है। उसका भारतीयों के साथ भी रिश्ता ठीक है था। जब वो हिटलर से हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी जाते हैं मिलने, तो हिटलर पहले मना कर देता है। हिटलर मतलब मना नहीं करता, वो 3 लोगों को पहले भेजता है जो कि हिटलर के हमशक्ल के होते हैं। नेताजी के पास जब वो आते हैं तो नेताजी बोलते हैं, आप हिटलर हो नहीं सकते। फिर इसके बाद जब हिटलर उनसे मिलने आता है तो नेताजी बोलते हैं, आप अपने दस्ताने उतारिए और हाथ मिलाइए। फिर हिटलर अपने दस्ताने उतारता है और नेताजी से हाथ मिलाता है, और नेताजी से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आप सब जानते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन था और घोर अत्याचार कर रहे थे, तो उनसे मदद के लिए मिलने के लिए जाते हैं कौन? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
तो हिटलर बहुत खतरनाक व्यक्ति माना जाता था। अगर हम देखें हिटलर सत्ता में कैसे आया था, चुनाव से आया था। वह 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में जन्मे एडोल्फ हिटलर ने अपने जीवन के प्रथम 27 वर्ष व्यतीत किए थे। अगर हम देखें वह कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, 27 वर्ष ऑस्ट्रिया में। अगर हम देखें संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय किस यूरोपीय देश को दिया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन है, फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं का उद्भव और विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। एंग्लो सैक्सन वीतन और नॉर्मन क्यूरिया रेजिस जैसे सलाहकारी संस्थाएं अरसे से इंग्लैंड में एक बड़ी भूमिका अदा कर रही थी, लेकिन ये संस्थाएं उन सामंतों का प्रतिनिधित्व करती थी जो राजा के सलाह को देकर अपने सामंती दायित्व का पालन करते थे। हेनरी तृतीय के शासनकाल में एक नई परंपरा विकसित हुई थी। हेनरी तृतीय एक कमजोर, खर्चीला और अगर हम देखें हेनरी तृतीय खर्चीला और खुशामद पसंद राजा था। 1258 ईस्वी में सामंतों ने सरकार में सुधार के लिए कुलीनों की एक समिति बनाने का प्रयास किया था। अगर देखा जाए जो संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय किस यूरोपीय देश को जाता है, तो इंग्लैंड को जाता है। इंग्लैंड ने बहुत सारी चीज़ें दुनिया को दिखाई है। तो अगर हम देखें इंग्लैंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या है, संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय किस यूरोपीय देश को दिया जाता है, तो इंग्लैंड को दिया जाता है। आप लोगों को कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। यह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया, तो जो कि 2016 का एग्जाम है, लेकिन इसका परीक्षा तिथि कब हुआ था, 21 जनवरी 2019 को इसका एग्जाम हुआ था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय किस यूरोपीय देश को दिया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंग्लैंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आप लोग देख लिए हैं इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार है, वैज्ञानिक समाजवाद किससे संबंध किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन या फिर लुई ब्लॉन्क। अगर हम देखें कार्ल मार्क्स इसका करेक्ट ऑप्शन। जो वैज्ञानिक समाजवाद किससे संबंध किया जाता है, कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स को सब कोई जानते हैं, आप सब कोई उन्हें जानते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 15 मई 1808 ईस्वी को हुआ था और उन्होंने वान विश्वविद्यालय में मानविकों विषयों का अध्ययन किया तथा बर्लिन विश्वविद्यालय से विधि एवं दर्शन शास्त्र से उपाधि प्राप्त की थी। पेरिस के कोलोन शहर में एक लेखक के रूप में कार्य करते समय कार्ल मार्क्स वामपंथी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हुए और मार्क्स ने लंदन के वामपंथी दल के लिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तैयार किया और वे साम्यवाद को विकास का सबसे बड़ा कारक मानते थे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है और इसका विस्तार करते हुए उसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत की स्थापना की थी। कौन किया था, कार्ल मार्क्स। तो वैज्ञानिक समाजवाद किससे संबंध किया जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स से संबंध किया जाता है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैज्ञानिक। आप सब जानते होंगे इस क्वेश्चन को, आप पहले ही पढ़ लिए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग इसे एक बार और देख लीजिए। वैज्ञानिक समाजवाद किससे संबंध किया जाता है, कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 15 मई 1808 ईस्वी को हुआ था और इन्होंने वान विश्वविद्यालय में मानविक विषयों का अध्ययन किया था। अगर हम देखिए आप लोगों ने 11वीं 12वीं ये सारी चीज़ें आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे वैज्ञानिक समाजवाद। फिर अपने लोगों ने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा होगा और जो कोई पीजी में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे तो ही अच्छे से पढ़े होंगे। अगर हम देखें निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में हम शक्ति संतुलन का सिद्धांत संबंध करते हैं। अगर हम देखें बर्लिन का सम्मेलन, ट्रपाउ का सम्मेलन, वियना का सम्मेलन, वर्साय का सम्मेलन। अगर हम देखें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 वियना का सम्मेलन आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1814-15 में एकत्र हुई और इसका उद्देश्य यूरोप के उस मानचित्र जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था को उसे फिर से व्यवस्थित करना था। और यह निहित स्वार्थ बलों और घोर प्रतिक्रियावादियों की एक बहुरंगी भीड़ थी जिसका वास्तविक उद्देश्य था विजित की संपत्ति का विजयी व्यक्तियों में के बीच बंटवारा करना, आपस में बांट लेना। जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, जनता चाहे पहाड़ में जाए। अगर हम देखें तो संपूर्ण व्यवस्था में जिस एक सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई वह था किसी राज्य में प्रजा द्वारा स्थापित सरकार में उस पर प्रजा की इच्छाओं को किस प्रकार महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में हम शक्ति संतुलन का सिद्धांत संबंध करते हैं, वियना का सम्मेलन। अगर आप लोगों ने इसे अच्छे समझ भी लिया होगा, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी
शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में 1814-15 में एकत्र हुई और इसका उद्देश्य यूरोप के उस मानचित्र जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था उसे फिर से व्यवस्थित करना था, और जो इसका आपस में जो धन था सब उनको आपस में बांट लेना था। विजय विजय की गई संपत्ति जो की थी उसके आपस में बांटना इनका उद्देश्य था, लेकिन वो जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते थे। अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, लिखित महाद्वीपों में कौन सा एक शीत युद्ध केंद्र में था। अगर हम देखें शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है, कौन था, यूरोप था। अगर हम शीत युद्ध के केंद्र में था यूरोप था। शीत युद्ध ऐसा युद्ध होता है जिससे पारंपरिक हथियारों के भंडारों की भूमिका सीमित होती है। अगर हम बात करें, बर्नौड बरूच ने सर्वप्रथम 1946 में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। द्वितीय महायुद्ध के दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ को जन्म दिया। महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी, लेकिन 1945 ईस्वी के बाद दशक में शीत युद्ध के प्रथम चरण को देखा जा सकता है। कई मैत्री संबंधों के बावजूद शीत युद्ध चलता रहा जब तक पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन नहीं हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यूरोप है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लाएंगे। हमारा उद्देश्य है आप लोग अच्छे से पढ़ें, अपना एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। ज़िंदगी उसकी नहीं जो ज़िंदगी से घबराते हैं, ज़िंदगी उसकी है जो ज़िंदगी से टकराते हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। आप एग्जाम को फोड़ डालिए, इस बार कामयाबी का शोर जरूर मचेगा, आपका हल्ला दूर तक सुनाई देगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।